नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बात बांग्लादेश के सियासी संकट की। हालांकि हम आपको वो सारी बातें नहीं बताएंगे जो सब बता रहे हैं, यानी कि शेख हसीना कैसे ढाका उन्होंने छोड़ा, हेलीकॉप्टर से वो अपनी बहन के साथ कैसे भारत आई और भारत से वो ब्रिटेन पहुंच गई। लेकिन हम बात करेंगे आज की आखिर शेख हसीना इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर कैसे हो गई और आखिरकार ये आंदोलन शुरू कहां से हुआ जिसकी वजह से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और भारत इस पर चुप क्यों है। तो सबसे पहले बात शेख हसीना की। 1947 में पूर्वी बंगाल के एक मुसलमान परिवार में पैदा हुई शेख हसीना को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिता राष्ट्रवादी नेता शेख मुजीबुर रहमान थे। वो बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता के तौर पर उनकी पहचान थी, जिन्होंने 1971 में देश को पाकिस्तान से आजाद कराने में न केवल बड़ा योगदान दिया बल्कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी बने शेख मुजीबुर रहमान। जब उनके पिता देश के लिए संघर्ष कर रहे थे तब शेख हसीना खुद ढाका विश्वविद्यालय में एक छात्र नेता के रूप में खुद को स्थापित कर चुकी थी, यानी खुद छात्र नेता के तौर पर स्थापित हो चुकी थी। 1975 में हुए सैन्य तख्ता पलट के दौरान मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकतर लोगों को मार दिया गया। सिर्फ शेख हसीना और उनकी छोटी बहन की जान बची थी, क्योंकि उस समय वो दोनों विदेश यात्राएं पर थीं। भारत में निर्वासित जीवन बिताने के बाद शेख हसीना 1971 में बांग्लादेश लौटी और अपने पिता के राजनीतिक दल अवामी लीग की बड़ी नेता की भूमिका में आ गई। जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद के सैन्य शासन के खिलाफ उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सड़कों पर प्रदर्शन किया और लोकतंत्र की जोर शोर से मांग उठाई। और इसी आंदोलन से वो धीरे धीरे बड़ी होती चली गई, शख्सियत बड़ी होती चली गई। आंदोलन में शेख हसीना लगातार सक्रिय थीं। इसी दौरान देश में उठे विद्रोह ने तेजी से शेख हसीना को राष्ट्रीय आइकॉन में ला दिया या राष्ट्रीय आइकॉन बना दिया। वो सबसे पहले साल 1996 में चुनकर सत्ता तक पहुंची। उन्हें भारत के साथ जल संधि करने और देश के दक्षिण पूर्वी इलाके में विद्रोहियों के साथ संधि करने का श्रेय भी जाता है। लेकिन इसी समय उन पर कई सौदों में भ्रष्टाचार करने और भारत के अधिक प्रभाव में होने के आरोप भी लगने लगे। आगे चलकर वो साल 2001 में अपनी राजनीतिक सहयोगी से प्रतिद्वंदी बनी बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी यानी बीएनपी की बेगम खालिदा जिया से चुनाव हार गईं। अब राजनीतिक परिवारों की वारिस ये दोनों महिलाएं 3 दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति पर लगातार हावी रहीं। जो विश्लेषक हैं वो मानते हैं कि इन दोनों महिला नेताओं की कड़वी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के नतीजे में बांग्लादेश में बसों में बम धमाके भी हुए, लोग अगवा भी किए गए और गैर न्यायिक हत्याएं भी बेहद आम हो गई। अब हसीना साल 2009 में फिर सत्ता में लौटी। ये चुनाव कार्यवाहक सरकार की निगरानी में हुए थे। शेख हसीना कई बार जेल में रहीं और अपने जीवन पर कई बार हुए हमलों से जिंदा भी बच निकली। उन्हें देश से बाहर निकालने के प्रयास भी हुए और वो भ्रष्टाचार के आरोपों में कई मुकदमों में भी फंसी रही, यानी विवादों से भी नाता रहा शेख हसीना का। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां से यह स्थिति आई कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। छात्रों के प्रदर्शन की शुरुआत आखिर हुई कहां से? तो समझिए, बांग्लादेश में छात्रों ने सरकारी नौकरियों में मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिजनों के लिए 30% के आरक्षण को समाप्त करने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। यह आरक्षण 1971 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के लिए लागू था। हाईकोर्ट के इस विवादित कोटा व्यवस्था को बरकरार रखने के बाद छात्रों के प्रदर्शन और तेज होते गए। सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के बाद ये प्रदर्शन और उग्र हो गए। इसके बाद तो प्रदर्शन में हिंसा और बढ़ती गई। प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिसकर्मियों की भी जान गई। हालांकि बाद में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटा व्यवस्था को लगभग समाप्त ही कर दिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़कर बाहर चली गई है। वो हमने सुना है कि एक सुरक्षित जगह पे अभी वहीं पे शेख हसीना जी हैं अभी। और मिलिट्री ने भी एक मतलब मार्शल लॉ की तरह इम्पोज कर लिया है। हो सकता है कि कोई ऐसा मतलब विदेशी देश भी हो इसका हाथ भी इन मामलों में हुआ होगा। तो सरकार की तरफ से अदालत में यही संकेत दिए गए कि सरकार भी इस मुद्दे पर समाधान करना चाहती है, लेकिन तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे। लगाम शेख हसीना के हाथ से छूट चुकी थी और आंदोलन और ज्यादा व्यापक होता चला गया और उसकी सारी तस्वीरें आप लगातार देख भी रहे हैं। पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंच रही हैं।
अब बात आती है कि आखिर इस पूरे मसले पर भारत की तरफ से चुप्पी क्यों रही। बांग्लादेश में जो प्रदर्शन हो रहे थे, भारत ने आखिर इस पर कोई तीखी प्रतिक्रिया या कोई बयान क्यों नहीं दिया। दूसरी तरफ विशेषज्ञों का भी कहना है कि बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर दिल्ली की चुप्पी आश्चर्यजनक नहीं है। लेकिन एक तो भारत आम तौर पर उन देशों में राजनीतिक संकटों या संवेदनशील आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से बचता है जिनके साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं, यानी बांग्लादेश से संबंध बेहतर रहे हैं, इसलिए उसने दूरी बनाई ऐसे बयानों से। दूसरी तरफ इसके अलावा बांग्लादेश में अस्थिर समय के दौरान दिल्ली का लक्ष्य अपने कर्मियों, नागरिकों और हितों की रक्षा करना है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि किसी भी तरह की प्रतिक्रिया बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना भड़का सकती है। इस लिहाज से भारतीय अधिकारी ऐसे बयानों से बचते हैं जो बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों पर ज्यादा खुलकर बात रखते हों, खासतौर पर जब ढाका में गुस्सा और विरोध चरम पर हो। तो ये सारी बातें थी कि आखिर क्यों भारत चुप है यहां पर, आखिर क्यों बयान नहीं दे रहा है, इतना सब हो गया। दूसरी तरफ जो शेख हसीना थी, आखिरकार उन्हें कैसे छोड़ना पड़ा देश और आंदोलन कहां से शुरू हुआ। लेकिन अब एक बात आप ये भी समझ लीजिए कि ये स्थिति पहुंची क्यों और कैसे। दरअसल जब कोई स्वस्फूर्त आंदोलन होता है तो उसका कोई नेता नहीं होता है, और जब कोई नेता नहीं होता है तो ऐसे आंदोलनों को थामना बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकार के पास, सिस्टम के पास ये विकल्प ही नहीं होता कि वो आखिर बात किससे करें। चूंकि आम जनता उठी है, सरकार के खिलाफ मैदान में आई है, तो उसका कोई नेता नहीं है। जहां जो मिल रहा है वो तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, हिंसा हो रही है, और इसीलिए शायद ऐसी स्थिति बनी कि आंदोलन इतना बेकाबू हो गया कि शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा आनन फानन में। हिंसा के आगे हारी हसीना। बांग्लादेश में पलट गई बाजी। शेख हसीना का इस्तीफा भारत में शरण। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম, ওনারা এখানে এসেছেন। আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এদেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে।